गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते चले आ रहे हैं, अब आगे नई कंटेंट, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए फाइलम के साथ आपके सामने फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हम लोग पोरीफेरा को, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनलिडा को पढ़ चुके हैं। तो अब इनके बाद बारी आती है एनिमल किंगडम के सबसे बड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो ये आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोपोडा को सबसे पहले किसने नाम दिया या सुझाव किसने दिया, इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा इस पृथ्वी पर सबसे पहला, एक प्रकार से कहते हैं, वेल डेवलप्ड एनिमल रहा। इसके पहले भी जंतु स्थल पे थे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा हम कहते हैं कि हमारे साथी या मित्र के रूप में हमारे आसपास भी मिलने वाले ये जंतु रहे हैं, इसलिए इनको विकसित और सबसे बढ़िया स्थलीय जंतु और प्राथमिक स्थलीय और एक साथी के रूप में इनको माना गया। जैसे मक्खी आपके यहाँ, मच्छर, ये आपके बिल्कुल चाहे ब्लड सक करें या कुछ भी करें, लेकिन आपके आसपास ही नज़र आते हैं ये लोग। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि इसका क्या मतलब है, इसमें किस तरह के जंतु रहेंगे। तो आर्थ्रो यानी आर्थ्रास, जिसका मतलब होता है ज्वाइंटेड, और पोडास का मतलब फूट होता है। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पैर, जिनके उपांग जुड़े हुए होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। मतलब ऐसे जंतु को आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। फर्स्ट सजेस्टेड यानी कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया कि इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखा जाए, वो हैं वान सीबोल्ड। वान सीबोल्ड ने सबसे पहले ये कहा कि इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा जाए। क्यों? क्योंकि इनके जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टर में हम आगे देख लेते हैं क्या है इनका जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे बड़ी बात या सबसे जो कॉमन है, कॉमन का मतलब लगभग फाइलमों में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड हमें, क्योंकि स्टार्टिंग हमें बेसिक से करनी होती है, उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले बेस हमारा सिंपल क्या है उसको जानने का प्रयास करें और जानते रहें। इसमें काफ़ी एक अच्छी बातें आपको मिलेगी समझने को, कि जो सबसे पहले इसी फाइलम में मिला है वो आपको कंटेंट जरूर मिलेगा यहाँ पर। आइए अभी लास्ट तक हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले बॉडी डिवीज़न। बॉडी डिवीज़न यानी इनका जो शरीर है वो सेगमेंटेड होता है, यानी सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। और वो सेगमेंटेशन कैसा है? एक्सो सेगमेंट है, यानी कि एक्सो का मतलब बाहर से सेगमेंट नजर आता है और अंदर सेगमेंट नहीं होता है। अर्थात इनका जो बॉडी डिवीज़न है, इनके बॉडी में 3 मेजर पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। यानी कि जो सिर और वक्ष और उदर का जो पार्ट है, यानी हेड है इनके पास, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। हेड और थोरैक्स को जब मिला लेते हैं तो सिफेलोथोरैक्स बनता है। ये आपका एक प्रकार से हायर नॉन कार्डेट है। जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे उनको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। यानी कि सिर और वक्ष को मिला करके सिरोवक्ष का फॉर्मेशन यानी सिफेलोथोरैक्स का निर्माण होता है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, इनका शरीर संगठन कैसा होता है, तो आर्गन सिस्टम का होता है। अर्थात इनके शरीर में तंत्रों का निर्माण हो जाता है। इनके शरीर में सिमेट्री कैसी होती है, सममिति क्या होती है, तो बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात द्विपार्श्व सममित होती है। इनको किसी एक ही प्लेन से काट दें तो ये 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। जर्म लेयर की बात करें, जनन परत या बॉडी प्लान की, तो इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, यानी कि नली के अंदर नली वाली प्रणाली होती है। तो इसका क्या सेंस होता है आपको इसके पहले वाले वीडियो में, शुरुआत के वीडियो में आपको ज़रूर बता दिया गया है। आप उसको समझना चाहते हैं तो वहाँ की वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको इन डिटेल समझ आ जाएगी।
उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे एनलिडा में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओपन टाइप या क्लोज टाइप का, तो वो एक प्रकार से एंसेस्टर है, कार्डेटा का प्राथमिक एंसेस्टर भी कहा जाता है उसको, एनलिडा को। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात हीमोसील इसमें जो होता है वो डायरेक्ट, हम कहते हैं डायरेक्ट जो ब्लड है वो सीधे सेल्स के ऊपर अटैक होता है, किसी वेन्स या वेसल्स के माध्यम से नहीं जाता है। रिस्पायरेशन को देख लेते हैं, श्वसन को देख लें, इनमें श्वसन कैसे होता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं बॉडी सरफेस से भी इसमें श्वसन होता है, रिस्पायरेशन, बट लेकिन कुछ जो जीव एक्वाटिक होते हैं उनमें बाय गिल्स, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी स्थलीय होते हैं उनमें ट्रैकिया यानी श्वसनिकाओं के माध्यम से, या हम कह सकते हैं बुक लंग्स के माध्यम से श्वसन क्रिया ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भाई इनका हैबिटाट है, ये कहाँ जहाँ पे रहते हैं, यानी कि जल एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऑमनी प्रेजेंट भी इनको कह सकते हैं, सर्वव्यापी, जल थल स्थल, मतलब हर जगह पे, वायु, ये सभी जगह में मिलते हैं, क्योंकि उड़ने वाले भी इसमें कीट पतंग, तो ये सभी जगह ऑमनी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो जीव जल में हैं उनमें गिल्स द्वारा यानी क्लोम्स, और जो स्थल पे हैं उनमें ट्रैकिया या बुकलंग्स द्वारा श्वसन होता है, और कुछ जीवों में बॉडी सरफेस से भी श्वसन क्रिया होती है। देन अगले कैरेक्टर में आते हैं, इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इनके एक्सक्रीशन को लेकर के, यानी इनके उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल है, या फिर उसी को हम लोग ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्रीन ग्लैंड किस संघ के जंतुओं का उत्सर्जी अंग है, आपको 2-4 फाइल ऑप्शन बना के रख देगा, तो वहां से आपको आर्थ्रोपोडा का चयन करना है। ठीक है, देन डाइजेशन कैसा होता है इनमें, कंप्लीट होगा। क्यों कंप्लीट होगा, क्योंकि इनके पास जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, अर्थात इनके पास माउथ और एनस दोनों होते हैं। देन इस फाइलम का सबसे, जो मैंने कहा था कि सबसे मेन लक्षण या सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ये पहला संघ है जहां पर क्या हुआ, ऐच्छिक पेशियों का विकास शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मतलब ऐच्छिक पेशियों का विकास या डेवलपमेंट किस फाइलम से शुरू हुआ था, तो आप बताओगे आर्थ्रोपोडा से शुरू हुआ था, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ज्वाइंटेड पैर वाले जंतुओं से शुरू हुआ था। उसके बाद ये कैसे होते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात डायोसियस होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज़्यादा होता है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज होती है, लार्वा बनता है, और लार्वा बाद में एडल्ट जैसा रूप धारण करता है। बात शायद आपको पूरी समझ आ रही होगी। अब इसके एग्जाम्पल की चर्चा करें, तो एग्जाम्पल में हम लोग कुछ लाभदायक कीट को देखेंगे और कुछ ऐसे कीट को देखेंगे जो बीमारियों को एक इंसान से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बीच ट्रांसफ़र भी करने वाले होते हैं। ऐसे जंतुओं को समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा से जानना भी जिसको ज़रूरी हो, और वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हो। ऐसे क्वेश्चन को मैंने इसमें यहाँ पर टॉपिक को सम्मिलित किया है। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल में। एपिस यानी एपिस इंडिका की बात करें तो एपिस में क्या है, इसे मधुमक्खी कहते हैं। आपको मधुमक्खी से शहद मिलता है, यानी लाभदायक कीट है ये। उसके बाद बाम्बिक्स मोराई, जिसे रेशम कीट प्राप्त होता है। लाख का कीट भी होता है जो लाभदायक है। उसके बाद ये तो हो गए आपके लाभदायक कीट में जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, चाहे वो रेशम का मतलब कपड़ा हो या फिर शहद हो। ठीक है, उसके बाद रोगवाहक में जो रोगों को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर करने वाले हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम मच्छर है, मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो के जो हमारे आसपास जो हैं वो लगभग 3 प्रजातियां हैं, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडीज। 3 प्रजातियां हैं, ये याद रखिएगा, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडीज।
ये तीनों ही बीमारी उत्पन्न करती हैं। अर्थात बीमारी उत्पन्न करने का सेंस ये है कि ये बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करती हैं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं और उस ब्लड से यानी कि अपने लार्वा से वो लार के माध्यम से उस शरीर में प्रवेश करा देती हैं ये लोग। ठीक है। और वैसे आपको ये बताना है कि मेल मच्छर काटता है या फीमेल मच्छर काटता है इसका आंसर, और वो क्यों काटता है इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करेंगे। मच्छर हो गया, टिड्डा यानी लोकस्ट जो है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन होगी आपके लिए, जीवित जीवाश्म जिसे राजा करकट कहते हैं। राजा करकट, जीवित जीवाश्म यानी लिमुलस किंग क्रैब यानी केकड़ा को राजा करकट कहते हैं। और एक प्रकार से क्या है, जीवित जीवाश्म है। यानी आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है भाई, लिमुलस को अर्थात किंग क्रैब को कहा गया है। तो अगर और इस वर्ग में यानी इस फाइलम का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो इसका आंसर जरूर देंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। और नहीं पता है इसको हम आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर सारे क्लासिफिकेशन को लेकर के ज़रूर बताएंगे। आप तब तक वीडियो को अच्छे से देख करके लाइक और शेयर ज़रूर करें।